Assalamu alaikum. How are you all? I hope everyone's doing fine. This is Rehan Rafiq. इंशाल्लाह आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस ओ लेवल्स एंड बिजनेस IGCSE का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं और हमारे सिलेबस में जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन 1 अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एक्टिविटी. इन टोटल वी हैव 6 sections and out of those 6 sections this is the first section, understanding business activity. सेम सिलेबस फॉर बोथ ओ लेवल्स बिजनेस एंड IGCSE बिजनेस, राइट. तो सेक्शन 1 पे डायरेक्टली आते हैं. अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एक्टिविटी में जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है वो है बिजनेस एक्टिविटी इटसेल्फ. आई एम श्योर सब लोगों ने ये टर्म बिजनेस या बिजनेस एक्टिविटी इवन बिफोर स्टडिंग बिजनेस सबने सुनी भी है, सबने समझी हुई भी होगी और अपने प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपीरियंस भी की हुई होगी ऑल अराउंड योर सेल्फ, राइट. तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो हमें डिफाइन करनी है वो बिजनेस इटसेल्फ है. बिजनेस एक्टिविटी की डेफिनेशन इटसेल्फ. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बिजनेस एक्टिविटी, ये ज़रा देख लेते हैं बिजनेस एक्टिविटी क्या है, राइट. सो हाउ डू वी डिफाइन बिजनेस एक्टिविटी. अगर हम लोग बात करें बिजनेस एक्टिविटी की तो बिजनेस हमेशा दो लोगों के बीच में होता है. वो कौन से दो लोग हैं? एक प्रोड्यूसर और दूसरा कंज्यूमर. सो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में जो है वो बिजनेस एक्टिविटी होती है. और बिजनेस एक्टिविटी हमेशा ऑब्वियसली जब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर इन दोनों के बीच में एक्सचेंज होता है ऑफ बिजनेस एक्टिविटी. और वो एक्सचेंज किस चीज़ का होता है? इट्स बेसिकली द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स या सर्विसेज का एक्सचेंज जो होता है उसको हम लोग कहते हैं बिजनेस एक्टिविटी, राइट. तो अभी हम लोग इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पे आते हैं. तो अभी तक हमने क्या सीखा? प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में जो एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उस एक्सचेंज के बदले अगर कोई मॉनेटरी वैल्यू इन्वॉल्व हो, क्या होना चाहिए? मॉनेटरी वैल्यू. सही है. मॉनेटरी वैल्यू क्या होता है इसके ऊपर भी हम लोग आ जाते हैं अभी. वाइल वी आर डूइंग द डेफिनेशन वील टॉक अबाउट इट. तो अगर गुड्स एंड सर्विस एक्सचेंज हो रहे हैं अगेंस्ट अ मॉनेटरी वैल्यू, फिर जाकर जो है हमारी बिजनेस एक्टिविटी कंप्लीट होती है. सो बेसिकली इन सिंपल टर्म्स बिजनेस क्या है? प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में एक्सचेंज हो रहा है गुड और सर्विस अगेंस्ट अ मॉनेटरी वैल्यू. अब प्रोड्यूसर्स तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, राइट. एज यू नो प्रोड्यूसर्स आर ऑलवेज प्रोड्यूसिंग दोज गुड्स एंड सर्विसेज एंड कंज्यूमर्स आर एक्चुअली अवेलिंग दोज गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको हम लोग कहते हैं कंज्यूमिंग देम, राइट. तो प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है और कंज्यूमर उसको अवेल करता है, उसको कंज्यूम करता है अगेंस्ट अ मॉनेटरी वैल्यू. तो कंज्यूमर को बेसिकली जब यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज मिल रहे हैं तो उसके बदले कंज्यूमर जो है वो मॉनेटरी वैल्यू देता है. किसको मॉनेटरी वैल्यू देता है? मॉनेटरी वैल्यू इन सिंपल टर्म्स इज व्हाट? मनी, राइट. तो कंज्यूमर्स मॉनेटरी वैल्यू देते हैं किसको? वो मॉनेटरी वैल्यू किसको मिलती है? प्रोड्यूसर को. और फिर ही वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है. सो प्रोड्यूसर वंस अगेन क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज बनाकर कंज्यूमर को देता है. कंज्यूमर उसके बदले मॉनेटरी वैल्यू अदा करता है, वो प्रोड्यूसर को मिलती है, जिसके बदले फिर उसको पता है कि मुझे पैसे मिलने वाले हैं तो वो और गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है. और ये पूरा जो साइकिल है हमारा, इस द होल साइकिल इज बेसिकली द साइकिल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी ओवर हियर. दैट इज बिजनेस एक्टिविटी फॉर यू, राइट. सो बेसिकली इन सिंपल टर्म्स अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो बिजनेस एक्टिविटी इज द एक्सचेंज ऑफ goods and services, right? Exchange of goods and services between producers and consumers, right? Against a monetary value, right? In order to satisfy the needs and wants, in order to satisfy the needs and wants of consumers, in order to satisfy the needs and wants of consumers. तो ओवरऑल मैं वापस रिपीट कर देता हूँ बिजनेस एक्टिविटी की क्या डेफिनेशन है. इट इज बेसिकली द डिफरेंस और द एक्सचेंज बिटवीन द गुड्स एंड सर्विसेज between producers and consumers against a monetary value in order to satisfy the needs and wants of consumers. So needs क्या चीज़ है? needs. अब needs के ऊपर आते हैं. So needs क्या है? needs are basically essentials to live life. needs क्या है? essentials to live life, right? needs are what? essentials to live life. और needs की अगर हम लोग एग्जाम्पल दें तो हमारे पास needs की क्या एग्जाम्पल्स है? अगर हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करें तो फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथिंग. बेसिक फूड, वाटर, शेल्टर और क्लोथिंग ये हमारे पास needs की एग्जाम्पल्स हैं. और wants क्या है हमारे पास? desires. desires that these are desires that consumers would like to have
like to have, right? But they cannot always have, right? Not always have. So ये हमारे पास नीड्स एंड वांट्स हो गए. एग्जाम्पल ऑफ नीड्स पे आते हैं अगर हम लोग, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं. नीड्स की एग्जाम्पल हो सकती है हमारे पास फूड, वाटर, शेल्टर. एंड वांट्स की एग्जाम्पल हमारे पास हो सकती है लग्जरी कार्स, वॉचेस. शेल्टर की बात करें अगर वांट्स के अंदर तो मैंशंस, ठीक है. एनीथिंग, चॉकलेट्स, कोई भी वांट हो सकती है. चॉकलेट्स भी जो है वो वांट हो सकती है, राइट. सो दीज आर needs and wants, right? So understanding business activity may chapter number 1, business activity, exchange of goods and services between producers and consumers against a monetary value, money, essentials. Okay, so essentials basically are the needs, and जैसे मैंने बताया यहाँ पे कि these are basically the needs, essentials to live life, and wants are the desires that consumers would like to have but cannot always have. needs की हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, फूड, वाटर, शेल्टर. जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे बेसिक फूड जो है वो नीड में आएगा, वाटर बेसिक जो है वो नीड में आएगी, और शेल्टर बेसिक नीड में आएगी. इसी तरह वांट्स की जो एग्जाम्पल की बात करें तो लग्जरी कार्स, वॉचेस, मैंशंस, चॉकलेट्स, कोई भी ऐसी चीज़ जो डिजायर विच इज़ नॉट नेसेसरी टू लिव लाइफ, दैट इज बेसिकली वांट, राइट. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड वांट्स, विच इज़ बेसिकली द कोर पार्ट ऑफ कंज्यूमर्स. जिसके लिए बिजनेस एक्टिविटी होती है, या तो बिजनेस एक्टिविटी किसी नीड को फुलफिल कर रही होगी या वांट को कर रही होगी, राइट. सो दिस इज व्हाट इट इज. मूविंग फॉरवर्ड, अब बिजनेस एक्टिविटी हमारे पास यहाँ पे तो आ गई, हमने मेन पर्पस जो है बिजनेस एक्टिविटी का सीख भी लिया. नाउ व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? नाउ वील बी टॉकिंग अबाउट हाउ डू बिजनेसेस एड वैल्यू, राइट. नीड्स एंड वांट्स का भी पता चल गया. अब पता चलेगा हमने देयर इज अ न्यू थिंग दैट वील बी टॉकिंग अबाउट, एंड दैट इज नोन एज द एडेड वैल्यू, राइट. एडेड वैल्यू की अगर हम बात करें ओवर हियर, नाउ आई होप एवरीवन नोज अबाउट एडेड वैल्यू. काफ़ी लोगों ने इस टर्म को सुना भी होगा, लेकिन ये टर्म है क्या? जब भी कोई बिजनेस अपने प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन करता है, वैल्यू एडिशन कैसे करता है? बाय एडिंग समथिंग वैल्यूएबल, और उसको उसके ऊपर ज़्यादा पैसे कमाने का या प्रॉफिट कमाने का मौका मिल जाता है, दैट इज़ बेसिकली नोन एज एडेड वैल्यू, ऑलराइट. और एडेड वैल्यू की डेफिनेशन क्या है? एडेड वैल्यू की डेफिनेशन है डिफरेंस, it is the difference between the cost of bought in materials and the selling price of the product. Difference between the cost of bought in materials and the selling price of the product. Okay, so ये थोड़ा मोटा मोटा हो गया कि what is added value. This is the general definition, difference between the cost of bought in materials and the selling price of the product. Now we'll be going towards some examples, all right. Right, so examples क्या है? जैसे for example I usually give, if we buy eggs, right, a box of eggs from a normal store, right, एक box of eggs हम लोग ले रहे हैं एक normal store से, तो वो हम लोगों को that we buy from a normal store, तो हमें usually एक पैकेट में या थैली में हमें मिलते हैं, थैली या किसी शॉपर में मिलते हैं वो अंडे, वो एग्स, राइट. सो दोज एग्स आर यूजुअली फॉर अराउंड 250 रुपीज़, राइट. बट अगर हम लोग वही एग्स किसी अच्छे हाई फाई या हाई एंड सुपर मार्केट से बाय करें, फॉर एग्जाम्पल इम्तियाज और एनी अदर स्टोर लाइक दैट, राइट, तो हमें वही एग्स पैकेज्ड मिलते हैं, पैकेज फॉर्म में, जिसमें पैकेज्ड एग्स होते हैं, थर्मोकोल बॉक्स के अंदर वो एग्स कंटेन होते हैं उसमें इन अ कंटेनर विच इज थर्मोकोल कंटेनर. एंड वही एग्स की प्राइस अराउंड 320 to 350 रुपीज़ पे भी चली जाती है, वही सेम क्वांटिटी ऑफ एग्स की. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल एग्स दैट वी बाय एंड द पैकेज्ड एग्स जो कि एक थर्मोकोल बॉक्स में होते हैं? इट इज़ द मेन थिंग इज पैकेजिंग, राइट. तो पैकेजिंग ऐड करने की वजह से बिजनेस इज एबल टू ऐड वैल्यू, और पैकेजिंग ऐड करने की वजह से अब बिजनेस पहले 250 चार्ज कर रहा था और अब कितने चार्ज कर रहे हैं? 320 350 रुपीज़. तो ऑब्वियसली पैकेजिंग की तो 180 रुपीज़ 100 रुपीज़ प्राइस नहीं होगी ना. तो लेट्स से पैकेजिंग की कॉस्ट अगर 20 रुपीज़ भी है, तो बाकी 80 रुपीज़ बिजनेस ने एडेड वैल्यू करके
अपना प्रॉफिट जनरेट कर लिया. सो एडेड वैल्यू को हम लोग कह सकते हैं कि एडेड वैल्यू इज इवन अ रीजन टू चार्ज प्रॉफिट और रीजन टू मेक मोर प्रॉफिट्स, राइट. जब भी बिजनेस अपने प्रोडक्ट में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड करेगा तो उसके अगेंस्ट वो ज़्यादा पैसे चार्ज कर सकता है कंज्यूमर से, एंड दैट लीड्स टू एडेड वैल्यू. ऑलराइट, इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, इफ होंडा सिविक इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय होंडा, राइट. होंडा सिविक में एक एडेड वैल्यू का ऑप्शन आता है कि जो नॉर्मल गाड़ी है, वट एवर द प्राइस इज, लेट्स से 90 lakhs, विच इज 9 million, राइट. 90 lakhs की गाड़ी है, लेकिन दैट गाड़ी, द कार दैट वी हैव फॉर 90 lakhs, वो गाड़ी क्या है हमारे पास, बगैर बगैर किसी सीट कवर्स के, प्रॉपर, इट्स विदाउट लेदर सीट कवर्स. 90 lakhs में लेदर सीट कवर्स अवेलेबल नहीं होंगे, राइट. नो. अब बिजनेस माइंडेड, जैसे मैंने बताया कि होंडा जो है वो वैल्यू ऐड कैसे करेगा, 90 lakhs के अंदर जो है वो 1 लाख और आपसे मांगेगा, 1 लाख और 1 लाख और मांग कर आपको लेदर सीट कवर्स जो है वो प्रोवाइड कर देगा विथ सम मोर ऑप्शन, जैसे कि कुछ मैट्स वगैरह और ये सारी चीज़ें. तो ये होता है एडेड वैल्यू. आपसे 1 लाख रुपए और ले लिए और साथ ही साथ उसी 1 लाख के अंदर जो है लेदर सीट कवर्स दे दिए. अब ऑब्वियसली वो लेदर सीट कवर्स भी 1 लाख के तो होंगे नहीं, तो जितने के भी हैं 20,000 30,000, बेसिकली लेदर सीट कवर्स के अगेंस्ट जो कंज्यूमर्स जो हैं वो 1 लाख रुपीज एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार हैं. दैट इज नोन एज एडेड वैल्यू. बिजनेस ने वैल्यू एडिशन करके एक्स्ट्रा पैसे कमा लिए, राइट. सो दैट इज वाई इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल्स एंड द सेलिंग प्राइस. हर बिजनेस हर वक्त वैल्यू ऐड करता रहता है और कंज्यूमर से पैसे जनरेट करता रहता है. दिस इज वॉट इट इज, राइट. Okay, so moving forward, specialization and division of labor is another important aspect of chapter number 1 in business. सही है. So specialization और division of labor क्या है? Specialization क्या है? एक process है जब business और workers एक ही काम repeatedly करते हैं, when they're working on something repeatedly, on focus on a particular area of business. That is basically specialization. So इसकी एक बहुत simple सी definition है. Specialization में you would actually require a small definition, and then we'll move towards division of labor. So what is the definition of specialization? It is basically a process. It is a process. All right, specialization क्या एक process है in which workers and the business focuses on a specific product. Okay, so it is a process in which workers and the business focuses on a specific product. And for example, जैसे for example अगर बात करें हम लोग खाड़ी की, तो खाड़ी is a business which focuses more on women unstitched clothes, and then they started to focus more towards stitched clothing, and then they have more varieties right now. So जो business जिस काम पे specialize करता है किसी area of work या किसी product के ऊपर, तो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्पेशलाइजेशन. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग KFC की बात करें, तो KFC का जो मेन फोर्टे है जिसमें वो स्पेशलाइज करते हैं वो है फ्राइड चिकन, राइट. तो फ्राइड चिकन से स्पेशलाइज करते करते दे इंट्रोड्यूस बर्गर्स, देन दे इंट्रोड्यूस अदर थिंग्स, विंग्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट. सो स्पेशलाइजेशन इज दैट प्रोसेस. अब स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर का ताल्लुक क्या है? स्पेशलाइजेशन में ऑलवेज लीड टू डिवीजन ऑफ लेबर. हाउ? स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर का क्या ताल्लुक है? अगर वर्कर्स या बिजनेस एक काम में स्पेशलाइज करता है और अपने वर्कर्स को भी इसमें स्पेशलाइज कराता है, तो ऑटोमेटिकली इट कैन अचीव डिवीजन ऑफ लेबर. व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर? इट इज अगेन अ प्रोसेस इन विच अ टास्क, डिवीजन ऑफ लेबर में क्या होता है, एक टास्क को स्प्लिट अप कर दिया जाता है डिफरेंट स्टेजेस में, और वो सारे डिफरेंट स्टेजेस और डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वर्कर्स को दे दिए जाते हैं ताकि वो उन काम को कर सकें. जब एक काम को स्प्लिट कर दिया जाएगा बहुत सारे डिफरेंट टास्क के अंदर, तो ऑटोमेटिकली उस काम को करना आसान भी होगा, उस काम तेज़ भी होगा, बेहतर एफिशिएंसी के साथ भी होगा, एंड ऑटोमेटिकली इट विल गिव बेनिफिट्स टू द बिजनेस, राइट. सो बेनिफिट्स हैं, लेकिन साथ साथ ऑब्वियसली कुछ उसके ड्रॉबैक्स भी हैं. तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस नीचे हमारे पास हैं, उस पर हम आते हैं. फर्स्ट लेट्स जस्ट डिफाइन डिवीजन ऑफ लेबर. तो डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर इज a process again in which a task
is split into different stages or processes, and each stage is allocated to a separate each stage is allocated to a separate worker. Alright, मतलब क्या है कि एक टास्क को डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड कर दिया और फिर उस डिवीजन को जो है डिवीजन की वजह से वही टास्क डिफरेंट वर्कर्स को एलोकेट कर दिया. दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर. अच्छा, अब डिवीजन ऑफ लेबर की बेस्ट एग्जांपल है फॉर एग्जांपल ओवर हियर पिज़्ज़ा. पिज़्ज़ा चेन की बेस्ट एग्जांपल होती है जो मैं हमेशा देता हूँ कि एक पिज़्ज़ा में बहुत सारे टास्क हैं. सो जैसे फॉर एग्जांपल डो बनाना, उसके साथ ही साथ जो है वो पिज़्ज़ा की टॉपिंग करना और फिर उसको बेक करना, फिर स्लाइसिंग करना, फिर बॉक्स में डाल के या तो घर पे डिलीवर करना या रेस्टोरेंट में जो लोग आए हुए हैं उनको सर्व करना. तो ये सारे डिफरेंट प्रोसेसेस हैं. तो पिज़्ज़ा बनाने का प्रोसेस में डिवीजन ऑफ लेबर बहुत अच्छी तरह हमें नज़र आता है. हम डिफरेंट ब्रांड्स की बात करें, डोमिनोज हो गया, तो हमें वहाँ जाते हैं तो हमें वहाँ उनकी किचन किचन विजिबल होता है. लेट्स से डोमिनोज की एग्जांपल है, ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा हुआ होता है वहाँ पे एंड वी कैन सी कि एक बंदा जो है वो डो बना रहा होता है, दूसरा बंदा वो डो पास ऑन करता है दूसरे को, जो दूसरे जो वर्कर है वो टॉपिंग कर रहा होता है. टॉपिंग के बाद तीसरा वर्कर जो है वो उसको बेकिंग करता है, बेकिंग को मैनेज करता है, उसके एग्जैक्ट टाइम को मॉनिटर करता है, और फिर चौथा बंदा जो है वो स्लाइसिंग करके बॉक्स में डालता है, और फिर पांचवा बंदा या तो डिलीवरी के लिए जाता है या छठा जो है वो वेटर होता है जो कि वहाँ पे जाके आपका कस्टमर्स को सर्व करता है. सो दिस इज परफेक्टली डिविजन ऑफ लेबर taking place at a pizza place, right? So I hope everyone is clear. Division of labor, process in which a task is split into different stages or processes, and each stage is allocated to a separate worker. All right. Now advantages and disadvantages के बाद chapter end करते हैं. Remaining concepts in chapter 2. So advantages of division of labor में क्या है? सबसे पहले important thing over here we have the important thing is faster production. Speed में production होगी. फिर उसके बाद एक और चीज़, क्योंकि तेज़ ज़्यादा लोग काम कर रहे होंगे तो एक साथ 100-200 पिज़्ज़ा बन सकते हैं. दूसरा, क्वालिटी विल बी इम्प्रूव. एक वर्कर एक टास्क पे स्पेशलाइज करेगा, एक बंदा टॉपिंग कर करके इतना स्पेशलाइज हो गया उसमें कि टॉपिंग की क्वालिटी उससे अच्छी कोई नहीं दे सकता. उसको एग्जैक्टली याद है कितना अमाउंट, कितना पोर्शन हर पिज़्ज़ा में डालना है. तो दैट विल बी इम्प्रूव्ड, राइट? क्वालिटी. टीम वर्क एंड मोटिवेशन वुड इम्प्रूव. आपस में टीम वर्क बढ़ेगा, एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे. सेल्स बढ़ेंगी, फास्टर प्रोडक्शन होगी तो सेल्स भी बढ़ने के चांसेस है. कॉस्ट पर यूनिट वुड रिड्यूस. ओवरऑल जब ज़्यादा स्पीड में काम होगा तो ओवरऑल कॉस्ट जो है वो डिवाइड होगी और एवरेज कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी. दिस इज एवरेज कॉस्ट वुड एक्चुअली कम डाउन. सो दिस इज व्हाट इट इज. देन डिसएडवांटेजेस पे आते हैं अगर हम लोग, तो डिसएडवांटेजेस के अंदर हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है. डिसएडवांटेजेस बेसिकली हमारे पास रेड में वाई द डिसएडवांटेजेस. एनी वर्कर एब्सेंट विल स्टॉप द होल प्रोसेस. अगर कोई एक भी वर्कर लेट्स से टॉपिंग करने वाला एब्सेंट हो गया तो ऑटोमेटिकली बाकी दूसरों को टॉपिंग उतनी नहीं आती होगी. सो दिस विल एक्चुअली बी अ बिग प्रॉब्लम ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, राइट? क्लियर? सो डिवीजन ऑफ लेबर का ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है. इसके अलावा अगर हम बात करें, हाई सैलरीज वुड हैव टू बी पेड. ज़्यादा वर्कर्स हायर करेंगे उनको सैलरी ज़्यादा पे करनी पड़ेगी. 3, वर्कर्स मे बिकम बोर्ड बाय डूइंग द सेम टास्क अगेन एंड अगेन. बार बार एक ही काम कर करके पूरी ज़िंदगी टॉपिंग कर करके, पूरी ज़िंदगी स्लाइसिंग कर करके वो वर्कर्स जो हैं वो बोर्ड भी हो जाएंगे और कुछ सीखेंगे भी नहीं. यही हमारा 4th पॉइंट है. वर्कर्स विल नॉट लर्न अ वैरायटी ऑफ स्किल्स विच विल स्टॉप देयर करियर ग्रोथ. तो उनके करियर में भी ग्रोथ नहीं होगी डिवीजन ऑफ लेबर पे. इसकी वजह से जो है हमारा पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया. एंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ चैप्टर नंबर 1 हैव बीन मेनली कंप्लीटेड. रेस्ट विल बी continued in chapter 2. So this was chapter number 1. एक practice question है आप लोगों के लिए. Explain how a business would add value to a bakery business would add value to its products. This is what you need to practice as a chapter end question, and then comment on how you did your answer, right? So take care. See you, and see you in the next topic. See you in the next topic right now, inshallah. Chapter number 2, right?